हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा की, जिसके अंतर्गत हमने अब तक देखा हुआ है कि कार्य किसे कहते हैं। तो हमने समझा था कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाऊं और उसमें विस्थापन हो जाए तो इसी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यह हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्य की यही डेफिनेशन होती है भाई। और जनरल लैंग्वेज में हम जनरली जो हम अपने आसपास में देखते हैं उसको भी हम ऐसा कहते हैं, भाई मुझे कुछ कार्य करना है, तो किसी चीज को कहीं से कहीं तक शिफ्ट किया, उसको भी हम कह लेते हैं कार्य, है ना। कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको भी एज अ कार्य ही ट्रीट कर लेते हैं भाई, वर्क। ठीक, तो मतलब हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफरेंट है एंड कॉमन लैंग्वेज में जो यूज होता है वो थोड़ा बहुत अलग है, बहुत ज्यादा नहीं। हमने समझा भी हुआ इसको। उसी प्रकार से हमारे पास एक और टर्म है यहां पे, ऊर्जा। तो हमें पता चला कि हम जब कोई कार्य को करते हैं तो हम थकते हैं मतलब क्या, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो कार्य के रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी उस कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो मतलब किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हमारे पास ये दो टर्म, एक कार्य का होना और दूसरा कार्य को होने के लिए ऊर्जा का खर्च होना, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने बहुत से तरीके की ऊर्जा पढ़ी। फिर हमने उसके अंदर में देखा कि ऊर्जा का जो प्रमुख रूप है जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखना था वो था हमारा यांत्रिक ऊर्जा, जो कि बना था स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से तात्पर्य था कि किसी वस्तु में जो वेग है, जो गति है, उसके कारण जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम बात करना चाह रहे हैं कि जब अभी हमने डिस्कस किया कि ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है ऊर्जा को हम रूपांतरित कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो जब कभी भी ऊर्जा का रूपांतरण होगा, इसका मतलब है वहां कार्य हो रहा है। तो पहला टॉपिक जो आज हम इस सेशन में देखेंगे वो है हमारा ऊर्जा का रूपांतरण, कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है। क्योंकि हम कहते हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है सिर्फ। तो जब रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तित हो रही है, तो क्या वो खत्म हो रही है? नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं ना तो बना सकते ना नष्ट। तो इसी बात को हम कहते हैं क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम डिस्कस करेंगे शक्ति को। अब शक्ति क्या होता है भाई, तो एक सिंपल सी बात है ना, कोई व्यक्ति सेम काम को बहुत जल्दी खत्म कर लेता है और कोई व्यक्ति बहुत देर तक उसी काम में लगे हुए। तो दोनों व्यक्तियों में क्या डिफरेंस हुआ? काम तो उसने भी किया, काम इसने भी किया, लेकिन भाई एक ने जल्दी कर दिया और एक बहुत देर तक कर रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया? आप कहेंगे ऊर्जा का, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, उस काम को होने में जितनी ऊर्जा जल्दी करने वाले ने खर्च करी, उतनी ऊर्जा जो देर तक कर रहा है उसने भी खर्च करी। ऊर्जा का तो कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों जगह सेम होगा। एक पत्थर को यहां से उठा के यहां रखना है, तो जितना मैं ऐसा झटके से उठा के रखूंगा तो फोर्स रहेगा, उतना ही मैं ऐसा उठाऊं और ऐसा धीरे धीरे ला करके रखूं। इन दोनों में जो कार्य की गणना है, कैलकुलेशन जो है वो सेम आएगी, लेकिन अंतर किसका आएगा? शक्ति का, पावर का। भाई मैं पावरफुल हूं, मेरे पास शक्ति है तो मैं जल्दी करूंगा, और जिसके पास पावर कम है वो धीरे धीरे करेगा। मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर है उसी को शक्ति कहते हैं। इसको और डिस्कस करेंगे। और साथ ही जब कार्य करा रहे हैं, किसी की शक्ति यूज कर रहे हैं आप, अर्थात हमें बहुत सारी जगह पे इस शक्ति को किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कहूं कि मैंने किसी से काम करा तो भाई उसके बदले में उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना।
या हम स्वयं कहीं पे किसी के यहां काम करेंगे तो भाई मुझे तो पेमेंट चाहिए ना, सामने वाला किस तरीके से मेरे पेमेंट को कैलकुलेट करेगा। नॉट इवन दिस, और भी बहुत कुछ है, सिर्फ हमारे ही कार्य की बात नहीं, हमारी कुछ मशीनरीज हैं वो भी कार्य कर रही हैं। जैसे आपके घर में जितने इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित कर रहा है अलग अलग फॉर्मेट में। टीवी है तो विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित कर रहा है आपके प्रकाश ऊर्जा में और साउंड ऊर्जा में। उसी प्रकार से अगर फैन चल रहा है तो वो जो विद्युत ऊर्जा मिल रही है उसको यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील कर रहा है। हीटर यूज कर रहे हैं तो भाई वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। तो मतलब यहां पे सब लोग काम कर रहे हैं, मुझे इसके बदले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो मैं कितना पेमेंट करूं भाई, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कमर्शियल यूनिट। इसी को हम कहते हैं क्या, व्यवसायिक यूनिट। मतलब ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक देखेंगे कि कमर्शियलाइजेशन में जब हम किसी चीज का विनिमय करते हैं तब इसकी इकाई क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मतलब इतना सब कुछ हमें आज इस सेशन में कवर करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं हमारे पहले टॉपिक को, ऊर्जा के रूपांतरण को। बड़ा मजेदार सा है भाई और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है यह पूरा सेशन, क्योंकि हम यहां पे बहुत सारी स्पेसिफिक चीजों को सीखेंगे। साथ ही ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक तो ठीक है, साथ में ये कि आप अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उसके बदले में जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं वो कैसे जनरेट होता है। हमें बहुत सारी भ्रांतियां रहती है कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा बिल आ जाएगा, ये चीज कम कम इस्तेमाल करें तो ये आखिर क्या होता है, कितना बिल आ जाएगा, ज्यादा आएगा तो कितना ज्यादा, कम आएगा तो कितना कम, है ना। ठंड में कहते हैं ना भाई कम गर्म पानी से ही नहाओ, थोड़ा सा ही गर्म करके नहाओ। गर्मी के दिनों में ऐसा चलता है भाई कम एसी चलाएं, कूलर कम चलाएं, बहुत बिजली बिल आ जाएगा। तो भाई कितना, हम एक बार कैलकुलेट तो कर लें। अब चूंकि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है तब तो मजा आने ही वाला है ना भाई, हम कैलकुलेट कर सकेंगे ना कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खपत हो रही है, हम कितने गैजेट्स का घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बदले में मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारे पहले तो रूपांतरण की बात। तो जब ऊर्जा के रूपांतरण की बात आएगा, जब कन्वर्जन की बात आएगी, तो सिंपली एक लाइन हमेशा के लिए याद रखेंगे, किसी भी कार्य का होना ऊर्जा का रूपांतरण है। कहेंगे ऐसा कैसे, तो मैं सिंपली आपको बताऊं, कोई भी चीज हो रही है, अगर हम कोई मशीन ले आते हैं तो उससे क्या चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि वो हमें मदद करे। हमें किन किन प्रकार से मदद करे, तो सपोज एक सिंपल सी बात, हमने ट्यूबलाइट लगाई घर में, तो ट्यूबलाइट से हमारा क्या डिमांड है भाई, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना ट्यूबलाइट से कि काम करो तुम पानी गर्म कर दो। हम ट्यूबलाइट से क्या करेंगे भाई, तो हम उसको विद्युत ऊर्जा देंगे और वो हमें प्रकाश ऊर्जा देगा। मतलब वो ट्यूबलाइट क्या काम कर रहा है, तो वो ट्यूबलाइट का काम है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देना, बस। ठीक इसी प्रकार मैंने हीटर ले आया, वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी में चेंज करेगा, उसका मेन काम यही है। अच्छा, इसी प्रकार मैंने फैन चलाया तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी उसको, उसने उसको मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील कर दिया। अब मैं नीचे बैठ के हवा खाऊं या नहीं, उसका काम क्या है भाई, घूमना। मतलब ऐसा हो रहा है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जो तब्दील होती है, इसी को कहते हैं कार्य का होना। तो जब कभी भी ये चीज होगी तो देखते हैं हम जरा किस प्रकार से होगी। तो सबसे फर्स्ट तो ये समझ लीजिए कि ऊर्जा का एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। यही तो मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई, ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होना कैसे। एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहां एक इमेज चल रही है, इसके जरिए समझते हैं। हमने एक बॉल को यहां से पहले लिया, यही हो रहा है। इस बॉल को लेकर के सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं भाई, एक हाइट तक ऊपर उठा रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस बॉल को उठा करके यहां तक ले आता हूं, मुझे पता है कि इस बॉल के अंदर आ गई है स्थितिज ऊर्जा। इस बॉल के अंदर स्टोर हो रखी है कितनी, mgh ऊर्जा। ये mgh क्या है भाई, यही है हमारी स्थितिज, यही हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो मतलब इस बॉल के अंदर हमने एक ऊर्जा स्टोर कर दी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं भाई, स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं। तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब क्या होगा, अब इस बॉल को यहां पे रखें, अब आप इसको फ्रीली छोड़ दीजिए। ये देखिए बॉल यहां तक आया, छोड़ दिया तो क्या हुआ, नीचे गिरा।
जैसे ही यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इसको छोड़ा तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। मतलब क्या हो रहा है भाई, तो इसके पास जो ये स्थितिज ऊर्जा है ये बदल जाएगी अब किसमें, गतिज ऊर्जा में, जिसके कारण ये बॉल अब नीचे की तरफ गति करने लगेगा। एक पोजीशन ये होगी, एक पोजीशन यहां होगी, इसी प्रकार से बॉल आकर के नीचे वापस जहां पे था वहीं के वहीं गिर जाएगा। मतलब इसको जब मैं देखिए नीचे से जब ऊपर लेकर के जा रहा हूं तो मैं इसके ऊपर गतिज ऊर्जा दे रहा हूं। इसको जितनी मैंने गतिज ऊर्जा दी यहां से ऊपर ले जाने के दौरान, वही गतिज ऊर्जा तब्दील हो गई किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। जब ये बॉल इस हाइट पे रखा है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई, और फिर इसको जब मैंने यहां से छोड़ दिया तो वही स्थितिज ऊर्जा दोबारा से बदल गई किसमें, गतिज ऊर्जा में। मतलब क्या समझ में आया कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। जब मैं बॉल को लेकर के जा रहा हूं तो मेरे द्वारा दी गई गति के कारण ही उसके अंदर ये स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुई, और स्टोर हो गई, मैंने छोड़ दिया तो वापस से उसने गतिज ऊर्जा रख ली। मतलब स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का वापस से स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण, इसी को कहते हैं हम क्या भाई, ऊर्जा का रूपांतरण। एक एग्जांपल ये रहा। इसके अलावा जितने भी गैजेट्स में बोल रहा हूं, आपके घर में जितने भी गैजेट्स है सभी ऊर्जा रूपांतरण का ही कार्य कर रही हैं। आप चाहे डीजल इंजन की बात कर लीजिए, वो डीजल इंजन क्या करता है भाई, एक फ्यूल लेगा, फ्यूल से जो बर्न करेगा, उसको जलाने के बाद जो एनर्जी उसको मिलेगी, उसी एनर्जी से वो क्या करता है भाई, तो हमारे जो व्हील्स है उसको रोटेट करता है। अब वो डीजल इंजन को गाड़ियों में लगा दें तो गाड़ियों को चलाने में काम आता है, तो क्या करे भाई, जो उसको डीजल से मिला था या पेट्रोल को जलाने से जो ऊर्जा मिली थी, उसी ऊर्जा के कारण वो व्हील्स को रोटेट कर रहा है बस। लेकिन वो है क्या, तो वो ऊर्जा कन्वर्टर है भाई। अगर आप बात करते हैं इसी प्रकार से कि भाई आपके पास में फैन है, हीटर है, गीजर है ना, और भी कुछ जैसा फोन हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं भाई, ऊर्जा रूपांतरण का ही तो कार्य कर रहे हैं। हम स्वयं भी कोई कार्य करते हैं तो हम ऊर्जा रूपांतरण ही कर रहे हैं भाई। हमने फ्रूट्स, फूड्स, इनके जरिए एनर्जी इंटेक की और वो एनर्जी अलग अलग रूप में बाहर आती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, बोलने का मतलब क्या हो भाई, एनर्जी लॉस हो रही है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो रहा है, जो हमारे अंदर एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अब साउंड एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो मतलब ये होता है यहां पे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनशील है, और कार्य का होना तभी माना जाता है जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही हो। आगे बढ़ते, उदाहरण के लिए पनबिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। पनबिजली घर का मतलब क्या समझ में आता भाई, तो हमने क्या किया, नदी जो बह रही थी उसके ऊपर बांध बना दिया। नदियों पे जैसे ही बांध बनाते हैं नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है ऊपर। आप भाई ऐसा पानी यहां बह रहा है, ये पानी बह रहा है यहां तक, ठीक है ना, ये नीचे नीचे ये बह रहा है। अब मुझे समझ में आया, मैंने कहा मुझे तो भैया यहां पे एक बांध खड़ा करना है, ये बांध खड़ी कर दी। अब जैसे ही मैंने यहां पे बांध खड़ा किया क्या होगा भाई, तो ये पानी का स्तर अब ये ऊपर उठने लगेगा, ये ऊपर उठ रहा है पानी का स्तर। पानी का स्तर जो था पहले यहीं तक था, लेकिन अभी इतना ऊपर उठ गया। अब कोई भी चीज जब ऊपर उठती है तो इस पे काम करने लगती है क्या, mgh। हाइट जैसे ही बढ़ना शुरू होगी किसी में तो उसमें स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। ये स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। अब यहां पे स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई, अब हो तो गई, करेंगे क्या, तो यहां पे बस ये होगा कि अब मैं यहां से एक हल्का सा छेद बनाता हूं, ऐसा गेट बनाता हूं। जैसे मैं यहां से गेट बनाऊंगा, यहां का जो पानी होगा मैं उसको लेकर के आऊंगा, ये पूरे पानी को इस पाइपलाइन जैसे इस स्ट्रक्चर में ले आया। अब क्या हो रही है भाई, तो यहां तक पानी पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा इसमें से जलता हुआ यहां तक आएगा। यहां पे मैंने एक व्यवस्था कर रखी है, मैंने यहां रख रखे क्या, एक टरबाइन। टरबाइन का मतलब ऐसे ब्लेड जैसी स्ट्रक्चर। ये जब पानी जाएगा तो इसको घुमा के जाएगा, और जब घुमाएगा तो यहां लगी हुई है हमारे पास क्या, यहां लगी हमारी मोटर। तो क्या कर दिया मैंने, यहां पे मैंने सिंपली पानी को यहां से पहुंचाया, यहां पे पानी इसको घुमाती हुई ये क्या होगी, आगे बह जाएगी। नदी की जो धारा है वो इतनी सी बनी हुई है भाई, ऐसे धीरे धीरे नदी बह रही है, जहां तक पहले हाइट थी वहीं तक पानी बह रहा है। लेकिन पीछे रोक दिया मतलब मैंने किस में बदल दिया उसको, उसकी स्थितिज ऊर्जा मैंने बढ़ोतरी कर दी, स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी करी। लेकिन
यहां जब ये पानी बह रहा है तो यहां पे कौन सी ऊर्जा है भाई, तो यहां पे इसकी गतिज ऊर्जा है। ये पानी के बहाव के कारण ही इस टरबाइन को घुमा पा रहा है ना, तो इसकी कौन सी ऊर्जा काम करी यहां पे करी उसकी गतिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा के कारण इस मोटर के अंदर क्या आ गई भाई, इसमें आ गई यांत्रिक ऊर्जा। ये किसमें बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में। और ये यांत्रिक ऊर्जा वापस ये जनरेटर के द्वारा, जनरेटर ने वापस से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया विद्युत ऊर्जा में। मतलब सिंपल, समझ में आया क्या? पहले नदी बह रही थी, उसके पानी को रोक करके उसकी स्थितिज ऊर्जा, ये क्या भाई उसकी स्थितिज ऊर्जा, मैंने सबसे पहले उसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी करी। स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी करने के बाद उसको बहने दिया तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई। गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई या गतिज ऊर्जा बनी तो मैंने उसके जरिए किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से मुझे किस में मिल गया, विद्युत ऊर्जा में। इसमें क्या क्या करना पड़ा, तो भाई बांध बनाया तो स्थितिज ऊर्जा मिली, जब इसको बहाया एक स्लोप पे तो गतिज ऊर्जा मिली, जब ये घूम रहा था तो यांत्रिक ऊर्जा मिली, और इसी यांत्रिक ऊर्जा को मैंने किसको दे दिया, तो ये जनरेटर लगी हुई है, इसने जनरेट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई हमें। ठीक है, सिंपल है भाई। तो मतलब एक चीज समझ में आता है कि ऊर्जा क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। अगला, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं। मैंने कहा भाई सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की ऊर्जा नहीं, जितनी जैसे बिजली से हम देख रहे हैं, और भी बहुत सारी तरीके हैं। जैसे हमने अपने मस्कुलर एनर्जी की बात करी, हम फूड इंटेक लेते उसको कन्वर्ट करते, ठीक उसी प्रकार पौधों को एनर्जी कहां से मिलेगी भैया, तो पौधे क्या करते हैं, पौधे सूर्य से लेते हैं रोशनी, और सूर्य की रोशनी में उनके पत्ते क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। और पौधे क्या करते हैं भाई, भोजन बनाते हैं। और भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जो भोजन पौधे बनाते हैं वो किसके रूप में बनती है भाई, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। पौधों ने भोजन बनाया रासायनिक ऊर्जा के रूप में, पौधों को वो पोषण मिलेगा, पौधे ग्रो करते हैं भाई। ठीक है, मतलब क्या था, यहां पे जो सूर्य की ऊर्जा है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक इसी प्रकार से सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स, ये क्या कर रहे हैं भाई, सोलर एनर्जी मिल रही है उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक इसी प्रकार से मैं और बात कर लूं, शुष्क सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या करता है भाई, तो ड्राई सेल आपको पता है उसके अंदर केमिकल्स भरी हुई है, रासायनिक ऊर्जा को वो कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से बात समझ में आ गई कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होगा। ठीक है ना, सबसे मोस्ट जो हमारे दिमाग में रखनी है वो इस बात को रखनी है कि किसी वस्तु को उठा करके किसी हाइट तक ले आऊंगा, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, और जितनी स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर आई है, मैं अगर उस बॉल को छोड़ूंगा तो उसी ऊर्जा के कारण गतिज ऊर्जा में बदलनी शुरू हो जाएगी। वो कितनी गतिज ऊर्जा करेगी या कितनी गति करेगी, तो उतना ही गति करेगा जितना उसके पास में पहले से स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जरा अगले पॉइंट पे आते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये क्या कहता है भाई, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सिंपल सी बात कहते हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं, तो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, बस। आपने अभी जस्ट देखा कि रूपांतरण संभव था, नष्ट नहीं किया। मैंने लास्ट लाइन यहां पे यही डिस्कस किया कि जितनी इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी, आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, या फिर गतिज ऊर्जा आप कहें कि कम हो गई ना, जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा। मतलब क्या, ऊर्जा ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, रूपांतरण, जैसे हमने अभी देखा। लेकिन आप कहेंगे नहीं ऐसा कैसे भाई, वो बॉल को तो आप ऊपर लेकर के आए थे, उस समय तो आपने उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा दी, तो भाई जितनी स्थितिज ऊर्जा मैंने उसको दी उतनी मैंने अपनी एनर्जी तो खर्च करी ना। बॉल को ऐसे उठा करके ले आने में मेरी तो एनर्जी खर्च हो रही है, मैं तो थक रहा हूं, तो मतलब मैंने एनर्जी क्रिएट किया क्या, नहीं, जो मेरे पास था वो मैंने बॉल को दे दिया। वो किस रूप में जाके स्टोर हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। अब आप कहेंगे तो ठीक है, आपने तो उसको सृजित की, आपके यहां से खर्च हुआ तो आपने सृजित की, मतलब आपने बनाया। तो मैं कहूंगा नहीं भाई मैंने नहीं बनाया, वो कहां से मिला, मैं फूड इंटेक लेता हूं, मैं भोजन लेता हूं, उसके द्वारा मुझे मिलता है।
फिर आप कहेंगे ठीक है, तो फिर जिसने भोजन बनाया, मतलब प्लांट्स की अगर बात करते हैं, उससे मुझे भोजन मिला तो उसने बनाया, तो मैं कहूंगा फिर वो नहीं बनाता है। अभी जस्ट डिस्कस किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सूर्य द्वारा मिलता है, खनिज लवण हमारे इसी इन्वायरमेंट से लेता है, इसके बाद बनती है। ठीक इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, ये तो चलिए पूरी लाइन ठीक आई। एक लाइन और है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे मैंने फैन चला दिया तो उसकी ऊर्जा तो खत्म कर दी मैंने, या मैंने ऐसा बोलना चाहिए कि भाई अगर मैंने ट्यूबलाइट जला रहे हैं, उससे जो लाइट निकल रही है वो तो खत्म हो गई, अब कहां उसका कन्वर्जन हो रहा है? तो भाई खत्म नहीं हुई, आपने उसको वायुमंडल में मिला दिया। शुरुआत कहां से हुई थी? सूरज से, इस वायुमंडल से ही, तो आपने ऊर्जा इसी वायुमंडल से ली और आपने ऊर्जा इसी वायुमंडल को मिला दी। आपने कोई ऊर्जा उसकी बढ़ाई नहीं है, ना ही उसकी ऊर्जा कम की है, सिर्फ रूपांतरित की है। एक छोटी सी लाइन और सीखेंगे ताकि ये हमें प्रॉपरली समझ में आए, वो ये चीज है कि ये हमारा वातावरण, हमारा वायुमंडल ऊर्जा का एक असीमित भंडार है। आप इसमें से कितनी भी ऊर्जा लेंगे वहां पे ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, और आप इसको कितनी भी ऊर्जा दे देंगे वहां पे ऊर्जा में बढ़ोतरी नहीं होगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक इसी प्रकार जैसे आप ऐसा समझिए, समुद्र में से कितना भी पानी मैं निकाल लूं अपने इस्तेमाल हेतु, समुद्र में पानी की कमी नहीं होगी, और उसमें पानी में मिला भी दूं उतना ही, तो समुद्र में पानी की बढ़ोतरी भी नहीं होगी। मतलब असीमित भंडारण है। ठीक इसी प्रकार से हम यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ऊर्जा का असीमित भंडार है, बस यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऊर्जा की सीमित भंडारण है। ये क्या लाइन हुई भाई? ये चीज हुई कि जैसे हमें कोयला चाहिए एज अ यूटिलिटी के लिए, हमको कोयला चाहिए, कोयला से हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो कोयला की सीमित भंडारण है, हीट एनर्जी की सीमित भंडारण नहीं है। हीट एनर्जी इस वायुमंडल में बहुत है, अवेलेबल है। अब आप कन्वर्ट कैसे कर पा रहे हैं? हमें सब कुछ मेहनत किसमें करनी पड़ती है? कन्वर्जन में करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास टर्म आता है कि ऊर्जा ना तो हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। मतलब इसी वायुमंडल से मैं ऊर्जा लूंगा और वापस इसी वायुमंडल में मिक्स हो जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ रूपांतरित करेंगे, और जब जब रूपांतरित करूंगा तब तब मुझे क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ कार्य होकर मिल जाएगा। मुझे वही कार्य से मतलब था। जैसे देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकते। आप रूपांतरित कर सकते हैं, नष्ट नहीं, बना भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो क्या होगा भाई? तो होगा यहां पे कि स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमेशा कैसी होगी? नियत, कांस्टेंट। चूंकि हमने बार बार डिस्कस किया कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेन जो हमारी लाइन जो चल रही है वो यांत्रिक ऊर्जा चल रही है, मतलब स्थितिज और गतिज ऊर्जा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं भाई। तो फिर से हम कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर की स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट। जैसे अगर आपके साथ में एक डायग्राम चल रहा है, अगर आप इसको समझ पाए तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये एक ये देखिए इस बॉक्स को, ये जब फुल भरा होगा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये जब फुल भरा होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाए, दोनों सेम टाइम पे दोनों मैक्सिमम हो, ऐसा नहीं है। बराबर हो सकते हैं, मैक्सिमम की गारंटी नहीं है। क्यों भाई? आप एक बार देखिए, थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम को चलता हुआ देखेंगे। जब ये पी पूरा भरा होगा, के ही पूरा खाली होगा। देखिए पी पूरा भरा है, के ही पूरा खाली है। अब पी कम हो रहा है तो के ही बढ़ रहा है। पी मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। के ही मतलब क्या भाई? काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या? जब पोटेंशियल एनर्जी देखिए मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ये काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल देखिए घट रहा है, और काइनेटिक जैसे ही मैक्सिमम होता है पोटेंशियल मिनिमम। देखिए काइनेटिक ये हुआ मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम था। मतलब एक बात समझ में आती है यहां पर कि भाई जैसे जैसे ये कार इस जगह से नीचे की तरफ गिरना शुरू होगी, तो इस जगह पे इस हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां तक में इसके पास में एक h हाइट था, लेकिन जैसे जैसे कार नीचे गिरने लगी हाइट में कमी आने लगी। और हाइट में कमी आने का तात्पर्य होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है, क्या भाई? हमारी वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की mgh। m जो है ये क्या भाई? ये द्रव्यमान है। g क्या है भाई? तो g ये गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है यही है हमारी हाइट, ये है हमारी ऊंचाई।
मतलब अब इस गाड़ी में इसका द्रव्यमान तो कम नहीं हो जाएगा भाई, कि ऊपर थी तो भारी थी, नीचे आते हल्की हो जाएगी, है ना। या यूं कहूं कि इसके द्रव्यमान में कोई कमी आ जाए, कुछ इसके मासेस कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जी का जो मान है यह मुझे पता है कि ये क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान नियत है, फिक्स है, ये नहीं बदलता, ये पृथ्वी द्वारा अप्लाई किया गया है, तो ये चेंज नहीं होना। मतलब ना एम चेंज होगा ना एच चेंज, जी चेंज होगा। चेंज कौन होगा, तो चेंज होगा भैया एच। एच जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा, एच जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन है ये। इस जगह पे आप देखिए दोनों बराबर दिखेंगे, इस जगह पे देखेंगे दोनों बराबर दिख रहे हैं, और उसी टाइम पे जब दोनों बराबर दिख रहे हैं उसी समय पे आप इसको देखिए बीच में होगी गाड़ी। मतलब ये जो लोकेशन होगा ये कब के लिए होगा भाई, ये होगा h/2 पे। h/2 कहने का मतलब क्या, जब गाड़ी बीचों बीच होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी कम हो चुकी है और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आधा बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन बीच में बनती है, ठीक। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम इस नीचे बने ग्राफ को। इसी से बिल्कुल रिलेटेड ग्राफ है। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, ये जो नीचे कंडीशन आपको दिख रही है, ये नीचे वाली कंडीशन जो है ये ब्लू कलर से जो दिख रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो ये रेड कलर से दिख रही है पोटेंशियल एनर्जी है। हम ले लेते हैं एक और नया कलर। क्या करें भाई, तो आप एक बात समझिए, ये जो है ये जो कंडीशन, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। कब की कंडीशन है, ये जब कार बिल्कुल ऊपर रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है मिनिमम हो गई। स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी हाइट पे और गतिज ऊर्जा कुछ नहीं, रुकी है ना यहां पे तो। लेकिन जैसे जैसे ये कार नीचे की तरफ चलनी शुरू हुई, जितना नीचे गिरेगी उतना ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आप तो सिंपली समझिए, आप साइकिल लीजिए, आप किसी ढलान पुलिया उलिया पे खड़े हो जाइए, जब पुलिया पर है तब ये आपकी स्थिति है, आपकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, गतिज ऊर्जा मिनिमम, खड़े हैं ना। अब साइकिल को लुढ़का दीजिए, साइकिल जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेगी मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है और आपकी साइकिल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना भाई। एक ऐसा समय आता है ये बीच में जब जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये वो जगह है जितनी स्थितिज ऊर्जा है उतनी ही गतिज ऊर्जा भी है। मतलब यहां पे स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर हो गई, ये वाली कंडीशन। जब वो पुलिया जितनी हाइट पे थी उसके आधे हाइट पे जब आ जाएंगे तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब क्या करें भाई, तो ये इसी प्रकार से धीरे 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 क्या करते गए, ये पहुंच गए यहां तक। इस ग्राफ को दो पार्ट में समझते, ये पहुंच गए ये मैक्सिमम तक, इसको मैं काट देता हूं यहां से, ये यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अब आप ये लुढ़कते 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 कहां गए, बिल्कुल रोड पे, समतल पे आ गए। आप बिल्कुल समतल पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म। आपकी यहां से यहां तक में ग्राउंड से जब आप ऊपर थे तभी आप एच हाइट पे थे, अब आप यहीं आ गए तो आपकी हाइट कितनी हो गई, एच हो गया 0। एच हो गया 0 तो ये एम जी एच में जो एच है ये कर दीजिए 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म, ठीक। लेकिन जब आप नीचे उतरे थे ना, बिल्कुल जमीन को टच किए तो पुलिया से लुढ़कते हुए, तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी थी, आपके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा थी। देखिए भाई, आपका और आपके साइकिल का मास तो नहीं बदल जाएगा ना, नीचे उतर रहे हैं तब तक मेरे मास कम हो गया, नहीं। क्या कम ज्यादा हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साइकिल की वेग। तो जब नीचे बिल्कुल रोड पे आ गए थे तो आपकी साइकिल की वेग मैक्सिमम थी, आप सबसे तेज चल रहे थे। लेकिन इस जगह के बाद अब एक कंडीशन और समझे, तो भाई हम ऐसा कुछ कहें कि अगर मैं फिर दूसरी पुलिया पे चढ़ना शुरू करूंगा तब क्या होगा। फिर जब दूसरी पुलिया पे मैं चढ़ रहा हूं, अब चढ़ूंगा तो देखिए क्या है, मैं जैसे जैसे चढ़ूंगा मेरी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे मेरी साइकिल की वेलोसिटी अब कम होती जाएगी। ध्यान से देखेंगे तो अब ये क्या हो रही है भाई, मैं इधर साइड के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मुझे यहां के बाद पता चलता है कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर बढ़ता हूं ये मेरी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, लेकिन मेरी गतिज ऊर्जा कम हो रही है। भाई जब पुलिया पे साइकिल चढ़ा रहे होते हैं तब क्या होता है, तो वेलोसिटी कम होती जाती है। जब ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो इसका वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ता जाता है।
ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पुलिया के बीचों बीच पहुंच गए आप h/2 पे, हाइट कितना भाई h/2, तो जब आप बीचों बीच पुलिया के पहुंच गए तो जितनी स्थितिज ऊर्जा है उतनी गतिज ऊर्जा भी आपके पास। फिर आप काम करिए, आप और साइकिल को ले चलिए पुलिया पे ऊपर चढ़ाने, तो आप जैसे ही ऊपर चढ़ाने पहुंच जाएंगे आप बिल्कुल भैया साइकिल बिल्कुल धीमे हो चुकी है। इवन मैं ये कहूं तो अब साइकिल भैया रुक गई पुलिया पर जाकर के, लेकिन जैसे ही आप पुलिया पे चढ़ चुके हैं वहां पे आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो गई, मतलब आप इस कंडीशन में फिर से आ गए। फिर क्या करेंगे, साइकिल लुढ़काइए, स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। पुलिया पर चढ़िए, आपकी गतिज ऊर्जा घट गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। सिंपल सी बात है। इस ग्राफ से हमें यही इतनी सी बात समझ में आती है। तो मतलब क्या समझ में आया, एक कंडीशन ये समझ में आ रही है, चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो हमें एक कंडीशन ऐसी समझ में आ रही है कि अगर मैं हर जगह मैं इसको पूरे ऊपर तक को इसको एक नया नंबर देता हूं, मैं इसको कहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये 10 है, ये मेरी वैल्यू है 0 है, हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ऊंचाई ये कितना है भाई 10 है, ये 0 है। अब ये बीचों बीच वाला ये जो नंबर होगा, ये बीचों बीच वाला ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5 हो गया है ना। इसको थोड़ा सा और आगे अगर मैं प्लॉट करता हूं ऐसे ही, तो ये भी वही है भाई, सेम हाइट पे। अब क्या करना है, तो अब सिंपल सी बात है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी नहीं बदल रही, ठीक है। अच्छा तो एक बात देखते हैं, हम यहां से इस जगह की बात करते हैं, इस जगह पे, तो मैं इसको पोजीशन मान लेता हूं ए, एक पोजीशन यहां बनाता हूं, मैं इसको कहता हूं बी, एक पोजीशन अपन यहां बना रहे हैं और इसको कह रहे हैं सी, है ना। सिमिलरली इधर साइड में एक पोजीशन आ जाएगा डी और एक पोजीशन आ जाएगा ई। अब आप देखिए एट पॉइंट ए, इस ए पर बात करते हैं, तो यहां जोड़ना है, क्या जोड़ना है भाई, इन दोनों को यहां पे जोड़ेंगे तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा और ये रही इसकी क्या, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है भाई, मैं इसको कह देता हूं, ये ऊर्जा ही कह लेता हूं, चलिए हाइट छोड़िए, इसको मैं ऊर्जा ही कहता हूं। स्थितिज ऊर्जा यहां पर कितनी है 10 और गतिज ऊर्जा कितनी है 0। तो मैं यहां पे बना लेता हूं एक लाइन, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब क्या करना है भाई, तो आपके सामने यहां पर दिख रहा है वैल्यू कि आपके पास यहां पर ये स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू है ना, टोटल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी है भाई 10 और गतिज ऊर्जा कितनी यहां पे, ये गतिज ऊर्जा है कितनी है 0, टोटल एनर्जी कितनी 10, ठीक है ना। इसी प्रकार से चलता हूं मैं बी पर, इस जगह पर हूं मैं बी पर आप बताएंगे, बी पर एट पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये भी घट के 5 हो गई है और उतनी ही देर में स्थितिज गतिज ऊर्जा बढ़कर के 5 हो गई। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा भी 5 और गतिज ऊर्जा भी 5, मतलब यहां पर भी 10। ठीक इसी प्रकार आप पहुंचिए एट पॉइंट सी, यहां पर भी ई निकाले तो यहां पर देखिए सी पर, यहां पे क्या हो गई, यहां पे जो है ये गतिज ऊर्जा 10 है और स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा वाले लाइन में 0 रखा और गतिज ऊर्जा वाले लाइन में 10 रखा, 10 आई। यहां से ये चीज प्रूव होती है। आप ए पर हो, बी पर हो, सी पर हो, डी पर भी वैसी करेंगे तो 5 और 5 10, यहां पर भी करेंगे तो 10 और 0 10, मतलब इन सभी जगहों पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी 10, 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 यानी एनर्जी हर जगह कैसी है, सेम है ना कि बदल गई। आपको दिख रहा है कि हर जगह एनर्जी जो है वो सेम है, इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए भाई, तो आई होप यह बात आपको समझ में आ चुकी है कि जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वही ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा में खर्च हो रही है, नया कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा हम और चर्चा करते हैं, कार्य करने की दर की बात करते हैं। तो देखिए भाई, ये जो चीज है यहां पर हम ऐसी बात करने जा रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी कार्य करता है। देखिए दर जैसी वर्ड हमारे पास में आता है, दर का मतलब क्या है भाई, रेट निकालने का मतलब क्या है, तो हम इसको करेंगे कंपेयर
किससे करें कंपेयर? तो हम इसको करेंगे कंपेयर टाइम से। समय के साथ में हम कंपेयर करने वाले हैं। और किसको कंपेयर करने वाले भाई? तो हम कंपेयर करने वाले कार्य को। अगर कोई कम समय में ज्यादा कार्य कर रहा है मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली, और वो बहुत सारा समय ले रहा है और काम कम कर रहा है तो वो कम शक्तिशाली। तो शक्ति का मतलब क्या हुआ भाई? जो दर वर्ड लिखा हुआ इसका अल्टीमेट मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है इसी को हम कहते हैं पावर। अब फॉर्मुलेट कैसे करेंगे भाई? तो हमने यही सीखा है कि जब कभी फॉर्मूला बनाना होता है तो जिसको कंपेयर करना और जिससे कंपेयर करना है, हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या चलता है भाई? हमारा फॉर्मूला चलता है को बटा में से। अर्थात जिसको कंपेयर करना, जिससे कंपेयर करना। किसको कंपेयर करना भाई? तो यहां कंपेयर करना है हमें कार्य को। और किससे कंपेयर करना भाई? तो इसको कंपेयर करना है हमको समय के साथ। समय एक ऐसी इकाई है जिसके जरिए हम मैक्सिमम चीजों को कंपेयर कर लेते भाई। जैसे हम यहां पर कार्य को कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं शक्ति। अच्छा, ये अभी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं, ये आगे आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक पावर के रूप में, विद्युत शक्ति के रूप में भी आएगी। वहां पर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना? कार्य बटा समय ही दिखेगा वहां पर भी, लेकिन वो विद्युत शक्ति के लिए चलेगा। वो थोड़ा सा वैरी करेगा, हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे उसके भी। तो शक्ति अल्टीमेटली क्या भाई? कार्य अपॉन समय। सीधे सिंपल सी बात यहां से समझ में आती है कि जो हमारी शक्ति है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? समय के। अर्थात अगर कहीं पर, जो मैं अभी लाइन बोल रहा था, समय किसी के द्वारा ज्यादा लिया जा रहा है मतलब वो कम शक्तिशाली है, और अगर उसके द्वारा समय कम लिया जा रहा है अर्थात वो ज्यादा शक्तिशाली है। जल्दी ही कोई काम खत्म कर दिया किसी ने तो भैया बहुत पावरफुल व्यक्ति है, और बहुत समय लगा के कर रहा है तो कम पावरफुल है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, कोई गाड़ी, कोई बस, कोई ऊर्जा रूपांतरण करने का कोई भी संसाधन ले लीजिए। आपने एसी चालू करी और आपने पाया कि थोड़ी देर में रूम ठंडा हो गया, मतलब उसकी कार्य करने की दर ज्यादा थी। और कोई एक ऐसी एसी लगी हो जो बहुत देर तक धीरे 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 ठंडा करे तो कार्य करने की दर कम है, ठीक है ना? तो मतलब इसको दर्शाते किससे भाई? इसको P से दर्शाते हैं, और फॉर्मूला क्या हो गया? कार्य बटा समय। अब यहां से हम अगर डिस्कस करते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो शक्ति बराबर कार्य की इकाई क्या हो जाएगी भाई? तो कार्य कहेंगे कि मेजर करते हैं हम किसमें? जूल में। तो जूल बटा समय किसमें भाई? तो सेकंड। तो मतलब इसकी इकाई क्या आएगी शक्ति की? जूल प्रति सेकंड। क्या होगी इकाई इसकी? जूल प्रति सेकंड। लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट भी है, एसआई यूनिट भी है इसकी, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपने 1 जूल 1 सेकेंड में काम किया तो उसी को हम कहते हैं 1 वॉट। इसको क्या कहते हैं भाई? इसकी जो यूनिट है यह है वॉट, WATT, यह है वॉट। वॉट क्या है भाई? तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है ना? तो शक्ति का जो मात्रक है या तो कहिए जूल प्रति सेकंड या JS इनवर्स, इसे वॉट भी कहते हैं। मतलब ये वॉट इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, SI यूनिट हो गई। अब जैसे ही वॉट आ जाता है हमारे पास एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्या भाई? 1 वॉट किसको कहेंगे? हमेशा ही हर जगह पर ही इसी तरीके से जैसे यूनिट इंट्रोड्यूस होता है हम उसकी स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम ऐसा पता करना चाहते हैं कि वो 1 के लिए क्या होगा। 1 मतलब जैसे आपको जब पहली बारी बताया गया होगा कि भाई 1 लीटर कोई चीज होती है, कोई लिक्विड है, वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर एक क्वांटिटी होगी ना, वो आपके ब्रेन में अभी है ना कि भाई 1 लीटर में पानी कहता हूं तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा। दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर बाय 1 लीटर इज कॉल्ड 1 लीटर वाटर। अगर किसी बकेट में किसी जगह पे पानी मैंने डाला और वो मेरे को 1 लीटर बढ़ा दे उसका लेवल, या फिर 1 यूनिट से वो क्या करे? कम कर दे, उतने ही पानी को हम कहते हैं क्या? 1 लीटर वाटर। ठीक है,
इसी तरीके से 1 केजी की जब बात आई होगी तो क्या कहेंगे भाई, उतना सब्सटेंस, उतनी मात्रा किसी चीज की जो हमारे ऑलरेडी कोई मटेरियल अवेलेबल है उसके वेट को 1 से बढ़ा दे या फिर 1 से कम कर दे। आपसे कहा जाए 1 केजी गेहूं कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई ऐसा एक तराजू है, इस तराजू पे ऑलरेडी 5 किलो गेहूं रखा हुआ है। अब या तो 1 किलो गेहूं उस अमाउंट को कहूंगा जो इसके अंदर डालूं और इसकी जो टोटल वेट है वो 6 केजी कर दे, या फिर मैं इसमें से निकाल लूं गेहूं उतना जिससे कि इसकी जो 5 केजी था तो अब 4 केजी बचे, वही अमाउंट ऑफ गेहूं जो होगा उसी को कहेंगे आप 1 केजी। ठीक उसी प्रकार से हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई 1 वॉट कितना होगा। तो मैं कह रहा हूं कि 1 जूल का आप काम कीजिए और समय लगाना है सिर्फ 1 सेकेंड। तो जितनी शक्ति, जितनी पावर यूज होगी उसी पावर को, उसी शक्ति को हम कहते हैं 1 वॉट। ठीक, तो परिभाषा देख लेते हैं भाई। जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करता है तो इसे ही 1 वॉट शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। अब एक और नई चीज आ गई कि भाई जो ऊर्जा की जो उच्च दर होगी, जैसे आपको सिंपली पता है हमारे पास 1000 ग्राम जैसे ही होता है हम उसको कहने लगते हैं क्या, 1 केजी, 1 किलो। 1000 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा, 1 किलो। ये किलो क्या है भाई, तो हमने पाया कि ये जो थी ये एनर्जी की छोटी यूनिट थी और ये जो है ये हमारा भार जो है, या मैं द्रव्यमान कहता हूं भाई, द्रव्यमान जो है ये द्रव्यमान की हमारी छोटी इकाई थी और ये मेरे द्रव्यमान की जो है ये बड़ी इकाई है। ठीक उसी प्रकार से वॉट जो है ये काफी छोटा होता है। तो हमने ऐसा कहा कि भाई अगर 1000 वॉट यूज करेंगे तो इसी को मैं कह दूंगा कि ये हो गया मेरा 1 किलो वॉट। अब किलो का मतलब हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए 3 जीरो। किलो जैसे ही लगा इसका मतलब कितने जीरो भाई, 3 जीरो। अब यहां पे किलो लगा मतलब वॉट में कितने जीरो हैं, देखिए 3 जीरो। यहां किलो लगा है, ये किलोग्राम है तो देखिए ग्राम में कितना है, 3 जीरो। ये क्या है, किलोग्राम। मैं पूरा लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए और थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। ये 1 किलोग्राम। अब ग्राम से किलोग्राम में जैसे ही बदले, किलो लगाया 3 जीरो आए, किलो जैसे ही लगाया 3 जीरो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे भाई। तो इसी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं क्या भाई, 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 KW। KW का मतलब क्या भाई, किलोवाट, स्मॉल के कैपिटल W। ठीक है, 1000 वॉट इक्वल्स टू 1 किलोवाट, या फिर 1000 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड किसकी, वॉट की इकाई थी, उसको भी कहेंगे 1 किलोवाट। ये लिखे, या फिर लिखेंगे 1 जूल प्रति सेकेंड, इसको भी कहेंगे 1000 जूल प्रति सेकेंड, इसको भी कहेंगे हम 1 किलोवाट। सिंपल सॉर्टेड भाई। अब क्या होता है, आपने क्या ये चीज देखी है, तो मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन पे आते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जितने भी आपके घर में अप्लायंसेस लगे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उन सभी पे देखेंगे तो किलोवाट में रेटिंग डली हुई है या फिर वॉट में रेटिंग डली हुई है। क्योंकि जितने भी चीजें, जितने भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, हम खरीदने से पहले यही चेक करते हैं कि उसका कंजम्पशन कितना है, कितनी ऊर्जा की खपत करेगा, कितनी विद्युत ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। आप चाहे स्पीकर्स खरीदिए, आप चार्जर खरीदिए, आप टीवी खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, एसी खरीदिए, लाइट खरीदिए, सब में आप तो ये छोड़े, जो वो येलो कलर का बल्ब जो पहले चला करता था, वो फिलामेंट वाला जो जनरली जो लगाते 10, 12, 15 रुपए का जो आता था, उसका नाम ही था 100 वाट का बल्ब। किसी को भी बोलिए वो पीले वाले बल्ब नहीं, वो क्या बोलते थे, 100 वाट का बल्ब दे दीजिए। 100 वाट का बल्ब का क्या मतलब भाई, उसकी शक्ति कितनी है, तो वो 1 घंटा यूज करेंगे तो वो 100 वाट खर्च कर देगा। 10 घंटा यूज कर देंगे अगर उसको, तो वो 1000 वाट यूज कर देगा, मतलब 1 किलोवाट। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हम बात करते हैं थोड़े से और, जैसे आप अभी भी जाकर के आप अपने फोन के चार्जर को पलट करके देखिए, उसमें वॉट लिखा होगा कि कितना पावर कंजम्पशन है उसका। ठीक है, कितने पे ऑपरेट कर सकते हैं इसको,
जो बैटरी होती है उस पर भी लिखा, मतलब ये वॉट जो है ये ऊर्जा कितनी खपत करेगा, कितनी कंजम्पशन होगी उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है ना। शक्ति अल्टीमेटली क्या है, कार्य करने की जो है ये कार्य करने की दर है, लेकिन ये कार्य जब जब होगा तो इसमें क्या खर्च होगी, तो इस कार्य को करने में हमको खर्च होगी क्या, इस कार्य को करने में हमें खर्च होगा ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा को नापते ही कार्य के रूप में। तो मतलब ये क्या है, कार्य बटे समय लिखूं या खर्च की गई ऊर्जा बटा समय लिखूं, बात बराबर है। खर्च की गई ऊर्जा बटा समय या कार्य बटा समय दोनों सेम चीज है। मतलब जितनी हम ऊर्जा खर्च करते हैं वही मेजर करते हैं हम कार्य के रूप में, और वही चीज अगर समय से कंपेयर करते हैं तो ये हो जाती है हमारी शक्ति। चलिए भाई, तो आई थिंक आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क, शक्ति, पावर समझ में आई है। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखने के लिए बस बताते चलूं मैं, तो हम जनरली सोसाइटी में क्या कहते हैं भाई, कौन पावरफुल है। तो जैसी बारी आती है कि भाई ये फलाना व्यक्ति पावरफुल है, तो कहते नहीं यार वो जो है ना, जो पावरफुल आदमी है, आप उसका कुछ गड़बड़ मत करो नहीं तो वो वोट लगा देगा, ऐसा जनरली बोलते हैं ना भाई, वोट लगा देगा। वोट लगाने का मतलब हमको याद रखना वोट से, पावरफुल आदमी है क्या लगा देगा भाई, वोट लगा देगा। वोट लगाएगा मतलब क्या, पावर की यूनिट लगा देगा। सिंपल ना, याद होने का सड़ा सा तरीका, बट अच्छा है, याद रह जाता है। पावरफुल है मतलब वोट लगा देगा, यानी पावर की यूनिट हो गई हमारी वोट। ठीक, चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा आगे, हम डिस्कस करते हैं जो हमने कमिटमेंट किया था आपसे कि ये कंप्लीट करने के बाद सेशन आप अपने घर के जितने अप्लायंसेस है उसके जरिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, आपको कितनी बिजली का बिल भरना चाहिए या कितनी बिजली का बिल आएगा, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं कमर्शियल यूनिट्स की। कमर्शियल यूनिट किसकी भाई, शक्ति की। व्यवसायिक यूनिट शक्ति की। व्यवसायिक यूनिट जो होती है शक्ति की, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई, तो जैसे ही हम विनिमय की बात करते हैं, हम एनर्जी खरीदते हैं ना, हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, खरीदते हैं भाई। अब इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल डीजल जैसा तो मिलता नहीं, कैसा नाप करके दे दिया, अब आप पूरा एक साथ जला दीजिए या धीरे धीरे करके जलाइए। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है भाई, तो वह तो वायर्स के जरिए आती है, मीटर के जरिए होकर गुजरती है। अब जो मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिकल मीटर, वो क्या मेजर करता है, क्योंकि हमारे पास जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, तो वो क्या है यूनिट, हम उसकी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें इसी तरीके से, जैसे सिंपल सी एक आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा है। आज के समय में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। ये क्या है, ये सिस्टम सेटअप भाई, तो ये सेटअप है कि आज की डेट में हम घरों के ऊपर सोलार प्लांटेशन करा रहे हैं, सोलार फार्मिंग कहते हैं उसको एक तरीके से। हम छतों के ऊपर, हमने रूफ के ऊपर लगवाया, सनलाइट आएगा, सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब भाई मुझे सिर्फ दिन में तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं, मुझे तो रात को भी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, जितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी थी वो ग्रिड को दे दिया। मतलब किसको दे दिया भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लायर्स हैं, जो हमारे घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, उन कंपनीज को हमने क्या किया, अपने यहां से जनरेट करके दे दिया। मीटर अलग से मेजर करता है कि कितनी ऊर्जा आपने दी, और फिर जब जितनी मुझे चाहिए होती मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। मतलब क्या, मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज भी कर रहा हूं, मैं दे भी रहा हूं, और मुझे रात को चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी ले भी रहा हूं। लेकिन बिजली का बिल कैसे है, तो बिजली का बिल ऐसा आएगा भाई कि टोटल मैंने जितनी एनर्जी कंजम्पशन करी है माइनस कर देंगे जितनी एनर्जी मैंने सप्लाई की है। मतलब मैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सप्लाई भी कर रहा हूं और मैं सामने वाले से खरीद भी रहा हूं। तो भाई ये सब यूनिट्स किस में चलेंगे, ये सब कमर्शियल यूनिट में चलेंगे। जितने मैंने अभी आपकी बात करी कि ये जितने भी गैजेट्स वैजेट्स है, सारी चीजें जो अप्लायंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कमर्शियल यूनिट चलती है। तो ये यूनिट का मतलब क्या है अल्टीमेटली, तो देखिए अगर आप किसी भी वस्तु को या किसी भी गैजेट को ही कह लूं, आप 1 घंटे तक अगर चला रहे हैं, यानी वो प्रति घंटा कितनी ऊर्जा खपत कर रहा है, इसी पर बेस्ड है हमारी कमर्शियल यूनिट। तो देखिए जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। किसका भाई, किलोवाट आर का यूज करते हैं। किलोवाट आर जो है ये ही इकाई है, कमर्शियल यूनिट है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। जूल जो है एनर्जी का बहुत छोटा मात्रक है। देखिए कितना छोटा है, जैसे समझते हैं 1 किलोवाट आर, इसका मतलब कितना होता है भाई, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट,
और 1 घंटे का मतलब कितना होगा भाई, तो 3600 सेकंड। आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, तो 36 पे 2 जीरो, तो 3600 वाला और 3 जीरो ये रहे, मतलब 36 पे टोटल 5 जीरो। अब 5 जीरो लग गए, दशमलव कहां लगा होता, यहां लगा, दशमलव 00। आप चाहें तो मत लगाइए 00। आपने कैलकुलेटर में जैसे ये सब नंबर्स प्रेस किए, आपको दिखता है कि दशमलव, एक यहां पर डॉट आपको दिख रहा होता है कैलकुलेटर में, और जैसे डेसिमल आप प्रेस कर देते हैं वो लेफ्ट साइड खिसकना शुरू हो जाता है। तो कितना लेफ्ट ले आना है, 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 अंक लेफ्ट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसी नंबर को 6 अंक लेफ्ट ले आ दीजिए, तो 3.6 खिसका दिया इसको। लेकिन क्या दशमलव की ही पोजीशन है, नहीं, कितने अंक के बाद है, 6 अंक के बाद, तो यहां 10 की पावर 6 लिख दीजिए। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 36 मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 36 पे आप 6 जीरो लगाएंगे, यानी 36 पे ये कुल कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो और 1 6, कुल हो गए 6, 5 जीरो 1 6 खुद, तो ये दशमलव कितना शिफ्ट हो जाएगा भाई, 6 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 5 जीरो और 1 खुद 6। यही होता है डेसिमल शिफ्टिंग का मतलब। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लिखने का कि दशमलव को हमेशा ही लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ करके लिखना, दशमलव को बाएं तरफ से एक संख्या जो जीरो ना हो उसके बाद लगाया जाता है। तो मैंने कितना लगा दिया भाई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हो गई हमारी क्या, ऊर्जा, जो कि हम बात करेंगे कितने के बराबर है, 1 यूनिट के। जो घरों में बिजली का बिल आता है वो किसके ऊपर आता है भाई, यूनिट में आता है। कहते हैं ना कि इस बार 50 यूनिट आया, इस बार 100 आया, 150 आया, 200 यूनिट। यूनिट का मतलब क्या, 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि 1 किलोवाट का कोई भी सामान 1 घंटे तक अगर इस्तेमाल में लाया जाएगा तो 1 यूनिट की बिजली खर्च होगी। जैसे जनरली मैं बताता हूं, जनरली जो गीजर्स आते हैं वो 3 किलोवाट तक के आते हैं, है ना, 3 किलोवाट एक नॉर्मल सा रेंज है। 3 किलोवाट का मतलब क्या है, अगर 1 घंटे चला दिया तो वो 3000 वॉट इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी यूनिट, 3 यूनिट बिजली का बिल इस्तेमाल कर लेगा वो 1 घंटा चलने पे। अगर एक एसी है 1 टन जिसको कहते हैं, है ना, 1 टन का मतलब क्या होता है भाई, उतनी टन एयर को लेकर के और वो कूलिंग का काम करता है, रोटेशन करता है। 1 टन लगभग इक्विवेलेंट होता है कितने के भाई, 1 किलोवाट के। 1.5 टन कहते हैं मतलब वो 1.5 किलोवाट के। किलोवाट से क्या मतलब समझ में, अगर 1 किलोवाट का एसी 1 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। अगर मान लीजिए 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आ रही है तो 7 रुपए प्रति घंटे की रेट से वो कंजम्पशन हो रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है वो मुश्किल से, है ना, डिपेंड कर सकता है। आप अपने टीवी यूनिट के पास में स्टिकर्स पे जाके देखिए, स्टिकर चिपका होगा, उसमें लिखा होगा 150 से 300 वॉट तक की टीवी अभी आज के समय में कॉमन है, 150 से 300 वॉट तक की। जितने आपके यहाँ पे बल्ब लगे हैं जो एलईडी, वो जनरली 9 वॉट से 14 वॉट तक के हैं। ट्यूबलाइट्स लगी होंगी, हो सकता है वो 20 वॉट की होंगी। तो मतलब ऐसा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे घर में लगे अप्लायंसेस और कौन कितने घंटे जल रहा है। तो इससे आपको पता लग जाएगा 1 किलोवाट आवर से भाई जितने घंटे जलाएंगे उसके हिसाब से आपको पता। जैसे मान लीजिए 20 वॉट का ट्यूबलाइट है, तो 20 वॉट का ट्यूबलाइट, कम से कम मेरे घर में 10 ट्यूबलाइट जल रहे हैं, मतलब कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरा 200 वॉट। अब इसको कितने घंटे चलाऊं मैं, इसको मैं अगर चलाता हूं 5 घंटे तो जाके होता है 1000 वॉट आवर। ठीक है, या फिर मैं इसी चीज को लिख लूं तो मैं लिख सकता हूं 1 किलो वॉट आवर होता है कितने देर में, 20 वॉट का एक ट्यूबलाइट। और वैसे कितने ट्यूबलाइट चलाना है, 10 ट्यूबलाइट, 5 घंटे, तब जाके 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। ठीक है, तो मतलब समझ में आता है इस तरीके से कि हम अपने घर की पूरी एयर यूनिट जितनी भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक और यूनिट है इसके साथ में जिसको हम कहते हैं एचपी, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। क्या कहते हैं भाई इसको, हॉर्स पावर, या फिर इसी चीज को हम समझते हैं एक और नाम से अश्व शक्ति कहते हैं इसको। ये इसकी भी कहानी थोड़ी सी मजेदार है भाई।
ये अश्व शक्ति का मतलब, जैसे अगर आपने रामायण महाभारत ये सारी चीजें अगर सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि भाई ये फलाना योद्धा थे और उनको है ना 10 हाथियों का बल था, किसी को कहते हैं भाई उसके पास है ना 50 घोड़ों के बराबर बल था। तो मतलब शुरू में जब इतनी सारी कैलकुलेशंस नहीं हुई थी हमारे ऐसा कह सकते हैं साइंटिफिकली इतनी सारी यूनिट्स नहीं आई थी, या यूं कहें इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ था ये यूनिट्स, तब भी तो लोग एनर्जी ट्रांसफर करते थे। तो उस समय एनर्जी ट्रांसफर का या एनर्जी को मेजर करने का, या फिर मैं कहूं यहां पर कि भाई ऊर्जा को मेजर करने का कोई इकाई नहीं थी उसके पास। तो जनरली ऐसा समझा जाता था कि एक घोड़े की शक्ति के बराबर, एक घोड़े की जो शक्ति होती है उससे कंपेयर करें। अब किसी को कंपेयर करना है तो बोले यार ये जो व्यक्ति है ना ये 2 घोड़े के शक्ति के बराबर है, तो सामने वाले को थोड़ी बहुत आइडिया हो जाती है कि मतलब एक घोड़े की शक्ति इतनी होती है, 2 की इतनी हो जाएगी। सिर्फ एक ओवरऑल वैल्यू, जरूरी नहीं है ना कि हर घोड़े की शक्ति बराबर ही होगी, लेकिन एक जनरल टर्म में सामने वाले को क्लियर हो जाती थी कि ये कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। उसी प्रकार से इसको बाद में स्टैंडर्डाइज भी कर दिया गया, अश्व शक्ति को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो स्टैंडर्डाइज करने पर तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए भाई, नंबर चाहिए, फिक्स चाहिए, ये थोड़ी कि आपने सोच लिया और हो गया। जैसे ऐसा कहते हैं ना, कोई कहता है कि भाई 10 कदम नाप करके और हमने है ना उतने में हमने कोई सब्जी लगा दी, कोई फसल लगा दिया, किसी को दे दिया। अब भैया आपने 10 कदम नापा, हो सकता है किसी का पैर बड़ा हो तो उसका 10 कदम ज्यादा होगा, किसी का पैर छोटा हो तो कम होगा, इससे नहीं चलता ना। हमने स्पेसिफिक किया ना, मीटर में नापते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी स्पेसिफिक कर दिया। क्या स्पेसिफिक कर दिया? तो इसको स्पेसिफिक कर दिया कि ये जो है 746 वॉट, 746 वॉट, एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वॉट के बराबर है। इसमें क्या चलता है भाई? वो एचपी में। तो जैसे आप व्हीकल्स की बात करें, उनकी जो इंजन चलती है वो एचपी में चलता है। ट्रैक्टर्स खरीदे होंगे, देखे होंगे भाई, आपके आसपास दिखती है, वो एचपी में चलती है। मोटर एचपी में आता है ना। या फिर जैसे समरसेबल्स वगैरह जो बोर वगैरह में डालते हैं, वो सब एचपी में आता है। मतलब जितने भी इस तरीके के काम करने वाली मशीनरीज हैं, उनको आज भी हम किस पे नापते हैं भाई? एचपी में, जो कि इक्विवेलेंट कितने का होता है? 746 वॉट के इक्विवेलेंट होता है। एक एचपी की कोई चीज है, मतलब उसका 746 वॉट कंजम्पशन है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो टारगेट अपना सेट किया था वो हमने प्राप्त कर लिया भाई। क्या टारगेट था हमारा? कि हम सीखेंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित हो रही है, हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा नियत होता है, चेंज नहीं होने वाला। इसके बाद हमने देखा कि भाई शक्ति किसको कहते हैं, तो हमने उसको भी सीखा कि कार्य करने का जो दर है उसी को हम कहते हैं शक्ति, जिसकी इकाई वॉट थी। और फिर हमने ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट की बात कर ली। तो ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट मतलब एक यूनिट जिसकी बात करें वो कितना है? 3.6 × 10⁶ जूल। या फिर हम इसी चीज को एचपी के अकॉर्डिंगली भी चलते हैं, एक एचपी मतलब 746 वॉट। तो इतना सब कुछ सीखा। साथ में हमने कहा था कि अपने घर के सारे अप्लायंसेस के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो भाई जब इतना सब कुछ हो चुका है तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना है? बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना है magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप यहां पर जाइए। आप अगर सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, नीट, इसके साथ साथ आप सीएआईआईबी, जेआईआईबी की प्रिपरेशन करें, आप टाइप कीजिए, आपके क्लास, आपके कोर्स कंटेंट्स मिल जाते हैं। जैसे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम को टाइप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती है। आप अपने क्लास को टाइप कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पे जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होता है जहां पे सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर सेम चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। आप इसको टैप कीजिए, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।